गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। इसमें अब इससे पहले वाले वीडियो में हमने वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी को डिस्कस किया है। आप लोग उसको अच्छी तरह से पढ़ना, बुक में बनी हुई टेबल को यूज करना, समझना, प्रैक्टिस करना। लेकिन इसके आगे देखा जाए हमारे सिलेबस में वैलेंस बॉन्ड थियरीज दी गई हैं। इसके आगे इसी से रिलेटेड हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरीज दी गई हैं। तो अब हम इसमें अगली थियरीज वैलेंस बॉन्ड थियरी को लेकर चलना चाहेंगे, जिसमें देखा जाए नाम से ही क्लियर है वैलेंस बॉन्ड थियरी, मतलब वैलेंस बॉन्ड से रिलेटेड कुछ हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट देने की ज़रूरत है या कुछ कॉन्सेप्ट हम देना चाहेंगे। सबसे पहले देखा जाए इस थियरीज़ को देखा जाए हिटलर और लंदन दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1927 में दिया है, और एक बेसिक थियरी है, स्पेशली मान सकते हो कंपाउंड फार्मेशन से रिलेटेड, बॉन्ड बनने से रिलेटेड। तो उस बेसिक थ्योरी में इन्होंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट देखा जाए इसमें स्पेशली जो है वो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन, यानी एनर्जी के बेसिस पे इन्होंने फर्स्ट पार्ट को लिया है, और सेकंड पार्ट ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट ले रखा है। तो पहले हम एक पार्ट को डिस्कस करना चाहेंगे। बड़ा सिंपल पार्ट है, आप लोग ध्यान से समझना कि व्हेन टू एटम्स are far apart from each other there is no interaction between them। मतलब अगर दो एटम एक दूसरे से दूर दूर हैं तो इनमें कोई भी इंटरेक्शन नहीं बनता है, और वो कह सकते हो कि जैसे कि तैसे अपने अपने सिचुएशन में बने रहते हैं। when they come closer to each other, जब दोनों एक दूसरे के क्लोज आएंगे, पास आना चाहेंगे, then new forces come into operation, नए फोर्स क्रिएट होने लगते हैं, बनने लगते हैं। और वो जो फोर्सेस, वो फोर्स जिनकी हम न्यू फोर्स की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये देखिए द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ दीज टू कंबाइनिंग एटम। दोनों जो एटम आपस में कंबाइन करना चाह रहे हैं, उन दोनों एटम के पास न्यूक्लियस है, तो उन दोनों एटम के न्यूक्लियस आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और उन दोनों के वैलेंस सेल में या उन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है, जो वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। मतलब न्यूक्लियस का जो इन्फ्लुएंस और इलेक्ट्रॉन का जो इन्फ्लुएंस आ रहा है, स्पेशली एक एटम का दूसरे एटम के रिस्पेक्ट में, तो वो देखा जाए इफेक्ट स्पेशली रिपल्सन इफेक्ट है। द फोर्सेज ऑफ रिपल्सन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ दीज टू कंबाइनिंग एटम्स एंड बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दीज एटम, उनके जो इलेक्ट्रॉन है उनमें। अब एक इसमें नया इंटरेक्शन क्या होगा, द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ द अदर एटम। ये देखा जाए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा कि एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो इस केस में बॉन्ड का फॉर्मेशन तभी हो सकता है जब फोर्स ऑफ रिपल्सन की वैल्यू कम आए और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू हाई आए। जब तक फोर्स ऑफ रिपल्सन की वैल्यू अगर हाई हो रही है, ज़्यादा आ रही है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू अगर कम आ रही है, तो उस केस में दोनों एटम आपस में कंपाउंड का फॉर्मेशन या बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। मींस क्या समझने की ज़रूरत है कि फोर्स ऑफ रिपल्सन की वैल्यू हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो बुक में इससे रिलेटेड इन्होंने हाइड्रोजन एटम से के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रखा है, तो मैं थोड़ा उसकी बात करूंगा, और फिर हम इसके बी वाले पार्ट की तरफ मूव करेंगे जो कि ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना, हम बुक को यहाँ शेयर करेंगे उस कॉन्सेप्ट को जो उन्होंने डायग्राम के थ्रू समझाया है। अपने बुक में देखा जाए एक फिगर है 4.7, ये ऑलरेडी बना हुआ है आप लोगों के पास। इस फिगर को स्पेशली हमें समझाना क्या है, मैं थोड़ा इस कैमरे को जूम करके आपको दिखाने के लिए मैंने बनाया है। यहाँ पर देखा जाए ये स्पेशली ये हाइड्रोजन का, यहाँ पर देखो ये एटम है ये वाला, और इस हाइड्रोजन का देखा जाए ये इलेक्ट्रॉन है, और इसके बाद देखा जाए इन्होंने जो डॉटेड लाइन से बना रखा है ये ओल्ड फोर्स को ले रखा है, और जो सॉलिड लाइन से है न्यू फोर्स को ले रखा है। तो इस पर देखा जाए ये हाइड्रोजन का एटम और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट तो करेगा ही करेगा,
ये दूसरे हाइड्रोजन का एटम और उसका देखो इलेक्ट्रॉन, तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट तो करेगा ही करेगा, लेकिन इसमें देखा एक नया अट्रैक्शन क्या क्रिएट होगा कि इस हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन आपके सामने हाइड्रोजन का एटम दूसरे वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये एन न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो इसको भी अट्रैक्ट करेगा। और ये जो हाइड्रोजन है ये इस वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को देखो अट्रैक्ट करेगा। तो जब दोनों एक दूसरे के क्लोज आएंगे, पास आएंगे, तो स्पेशली इसमें होगा क्या, देखा यहाँ पर कि जो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट तो कर रहा था पहले से ही, लेकिन अब यह हाइड्रोजन का न्यूक्लियस दूसरे वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा। और साथ में ये जो हाइड्रोजन है अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट तो कर ही रहा था, लेकिन साथ में अब इस वाले हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। मेरे कहने का मतलब ये है। तो अब आपके सामने देखा जाए, एक तो सिचुएशन हमारे सामने क्या आ गई, ये तो यहाँ पर हाइड्रोजन का देखा जाए, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को और इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का जो नेचर है, ये तो एक अट्रैक्टिव फोर्स है। जो आपके सामने देखा जाए, हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है, ये अट्रैक्टिव फोर्स शो किया है इन्होंने कि ओल्ड अट्रैक्शन क्या है और न्यू अट्रैक्शन क्या है। इसी में देखा जाए अगली कड़ी में इन्होंने क्या लिया है, ये हाइड्रोजन का देखा जाए न्यूक्लियस और ये दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस दोनों सेम चार्ज वाले हैं, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल करेंगे, क्योंकि सेम चार्ज है। तो ये फोर्स ऑफ रिपल्सन या रिपल्सिव फोर्स है। चूँकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन पा रहा है, जिससे पूरी तरह से क्लियर है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन से या रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा है। मतलब ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। इसी को देखा जाए, इन्होंने एक और फिगर बना करके भी शो कर रखा है, तो थोड़ा सा मैं उसको डिस्कस करना चाहूँगा। आप लोगों की बुक में ये फिगर स्पेशली बना है, आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको देखना समझना। ये बुक में ऑलरेडी इन्होंने बना रखा है, फिगर 4.8 ले रखा है। यहाँ पर आप देखिए, ये एनर्जी इस केस में ले रखा है, और यहाँ पर देखा जाए इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इस पॉइंट पर मेंशन कर रखा है। ये दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से क्लोज दूर दूर हैं यहाँ पर। तो एक तो देखा जाए इन्होंने यहाँ पर एनर्जी को 0 ले रखा है, आपको दिख रहा है, नीचे माइनस में वैल्यू आएगी, ऊपर प्लस में आएगी। मतलब नीचे एनर्जी रिलीज़ हो रही है और ऊपर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। प्लस माइनस का मतलब इतनी यूँ समझिए कि समझने की ज़रूरत है। तो आपको दिख रहा है कि ये जो सिचुएशन है, दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से दूर हैं। अब इसमें एनर्जी का लेवल 0 है, डिस्टेंस इसमें काफ़ी है। जब ये दोनों एटम हाइड्रोजन के एक दूसरे के क्लोज आना चाहेंगे, पास आएंगे, तो अब ज़रा देखा जाए एनर्जी यहाँ पर देखो, चूँकि यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू, अभी मैंने समझाया कि जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चूँकि बनता है, इसलिए अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू हाई है और रिपल्सिव की कम है। तो यहाँ अट्रैक्टिव की वैल्यू हाई होने के नाते देखो एनर्जी रिलीज़ होनी स्टार्ट करेगी, और ये दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के क्लोज होते चले जाएंगे, अप्रोच करते चले जाएंगे। तो जो बीच में इस सिचुएशन में देखो, यहाँ पर हमारा एटम पहुँच गया, दोनों एटम। अब इस केस में देखो एनर्जी सबसे मिनिमम आ रही है, मतलब एनर्जी लिबरेट हुई है। कितनी एनर्जी लिबरेट हुई है? 435.8 किलो जूल। 435.8 किलो जूल एनर्जी लिबरेट हो गई है, जिसको हम लोग पहले से जानते हैं, इसको हम बॉन्ड एंथैल्पी का नाम देते हैं। कोई भी पर्टिकुलर टाइप का बॉन्ड बनने में जो एनर्जी लिबरेट होती है, या पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड बनने में जो एनर्जी, कह सकते हो पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो इन्होंने फार्मूला ले रखा, ये हाइड्रोजन को अलग किया। तो एनर्जी कह सकते हो बॉन्ड को ब्रेक करने के बेसिस पर इन्होंने अपना बॉन्ड एंथैल्पी को डिस्कस किया है। और अगर हम इनके बनने की बात करें, तो जब ये दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के साथ मिलेंगे और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, तो ये एनर्जी लिबरेट होगी। तो यहाँ पर देखो इतनी एनर्जी, यानी यहाँ तक देखो बीच में जो बॉन्ड लेंथ है ये 74 पिकोमीटर, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज आ गए, और ये एनर्जी लिबरेट होगी। क्योंकि सिस्टम ने जितनी मैक्सिमम एनर्जी हो सकती थी उतनी मैक्सिमम एनर्जी इसने लिबरेट की। अब हमारा वो सिस्टम सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, और यही हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। अगर हम और ज़्यादा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को कम करना चाहेंगे, तो अब आप देखो एनर्जी का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, और इसके बाद अब न्यूक्लियर फ्यूज़न वाला केस आता है, वो जो कि नॉर्मल पॉसिबल नहीं है। तो इस यानी कह सकते फिगर 4.8 से ये समझाना चाह रहे हैं कि कोई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी H2 बनता है,
तो H2 बनने का केवल मतलब इतना सा है कि इतनी एनर्जी का लिबरेशन होगा, जिसको हम बॉन्ड एंथैल्पी का नाम देते हैं। ये एनर्जी हम लोग पर मोल के अकॉर्डिंग लेते हैं, और बीच में बॉन्ड लेंथ देखा जाए, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस तुम्हारे सामने ये है। तो इस ग्राफ को भी आप अच्छी तरह से समझना। तो ये दोनों चीज़ें जो हमारे सामने हैं, ये एनर्जी कंसिडरेशन से रिलेटेड हैं। ये मैंने आप लोगों को समझाने के हिसाब से ले रखा है। अब इसके आगे देखा जाए, हम लोग इसके बी पार्ट पर आएंगे, ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट पर बढ़ना चाहेंगे। अब इसके अगले केस में देखा जाए, इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट की तरफ मैं थोड़ा बढ़ना चाहूँगा। तो इसमें अकोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द पार्शियल ओवरलैप ऑफ टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट साइन, अपोजिट स्पिन। इसके लिए देखा जाए, दो एग्जाम्पल सिंपल लेना चाहूँगा। एक तो फॉर्मेशन ऑफ H2 और एक फॉर्मेशन ऑफ HF, आपको समझाने के हिसाब से, बाकी और कोई पर्पज़ नहीं है। अब हाइड्रोजन की बात की जाए, हाइड्रोजन देखो 1 एटम, 1H2 सॉरी 1S1, और आपको पता है कि ये S ऑर्बिटल में यहाँ पर 1S1 एक इलेक्ट्रॉन में दिखा रहा हूँ। आप सबको पता है कि हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल है वो S ऑर्बिटल है, और S ऑर्बिटल सबको पता है कि स्फेरिकल होगा। ये हाइड्रोजन का देखिए स्फेरिकल S ऑर्बिटल है। ये देखो दूसरे हाइड्रोजन का ये S ऑर्बिटल है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास भी देखा जाए 1 इलेक्ट्रॉन। इसको देखा जाए हम एक डायरेक्शन में दिखा सकते हैं, कोई इतना बड़ा साइन नहीं है ये। जब ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आएंगे, दोनों हाइड्रोजन के S ऑर्बिटल, अब देखो ये हाइड्रोजन का ऑर्बिटल और ये दूसरे हाइड्रोजन का ऑर्बिटल, देखो एक दूसरे को ये पार्शियल ओवरलैप करेंगे, और दोनों इलेक्ट्रॉन देखो इस जगह पर ऐसे सेट हो जाएंगे। तो ये हाइड्रोजन का एटम और ये हाइड्रोजन का एटम, ये पूरा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, कहने का मेरा मतलब ये है। तो जो हम लोगों ने यहाँ पर पहले ले रखा इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट, इसमें देखो अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द पार्शियल ओवरलैप ऑफ टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट्स स्पिन। तो यहाँ पर देखो दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ देखा जाए, पहले तो डिस्टेंस इसमें थी, दोनों के S ऑर्बिटल अपना इंडिविजुअल थे। अब ये दोनों देखो एक दूसरे के साथ पार्शियल ओवरलैप करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का ये फॉर्मेशन कर रहे हैं। इस ओवरलैपिंग से फिर वही बात मैं कहना चाहूँगा कि एनर्जी डिक्रीज़ करेगी और हमारे इस सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करेगी। ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल था H2 फॉर्मेशन का। अब एक अगला एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ HF। यहाँ पर भी देखो, एक तो हाइड्रोजन है, इसके पास 1S1 1 इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल के अंदर, और S स्फेरिकल है। दूसरा देखा जाए हमारा फ्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 9 है, 1H2 2H2 2P5, ये कंडीशन आएगी। अब यहाँ पर देखो हम P की बात करना चाहूँगा। P में सबको पता है 3 ऑर्बिटल्स हैं, 2P5 1 2 3 4 5। अब ये वाला ऑर्बिटल देखा जाए हाफ फिल्ड है, लास्ट वाला, और ये दोनों ऑर्बिटल तो पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऑलरेडी भरे हुए हैं। तो इसको देखो समझाने के लिए मैं ऐसे समझाना चाहूँगा, ये हाइड्रोजन का एटम, ये उसका इलेक्ट्रॉन, और ये S ऑर्बिटल 1S ऑर्बिटल। साथ में देखा जाए फ्लोरीन के हम इस P की बात करेंगे। P ऑर्बिटल सबको पता है डंबल जैसा होता है, तो आपको पता है कि तीनों डंबल XYZ एक्सिस पे रहते हैं। तो अब जैसे मान लो हमने ये X एक्सिस की डंबल को लिया, इसमें पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन हैं। फिर देखा जाए हम P इस डंबल की बात करें, इसमें देखो पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और इसमें देखो 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसे लास्ट वाले में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो हमने इसको लास्ट वाले सिंगल इलेक्ट्रॉन शो किया। तो अब अगले केस में क्या होगा कि जो हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन है S ऑर्बिटल है, और जो ये फ्लोरीन का P वाला है, ये जिसमें इलेक्ट्रॉन सिंगल है, मतलब हाफ फील्ड वाली कंडीशन है, वो इसके साथ देखो इसी तरह से ओवरलैप करेगा, और अपना इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर
यूज़ कर लेगा। तो अब ये देखो दोनों में ओवरलैपिंग है, चाहे तो हम दोनों ऑर्बिटल और दिखा सकते हैं फ्लोरीन के, जिसमें पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं। तो हम इनको देखो इस तरह से शो कर सकते हैं, ये कंडीशन मैं आपके सामने शो कर सकता हूँ। तो ये जो हमारे सामने स्ट्रक्चर बना है ये HF का बना है, और H और F के जो पार्शियली कह सकते हैं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल थे, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों ने एक दूसरे के साथ पार्शियल ओवरलैप करके अपना ये फॉर्मेशन इन्होंने मॉलिक्यूल का किया है। ये तो सिंपल सी बातें रहीं। तो कोवेलेंट बॉन्ड में देखा जाए तो एनर्जी एनर्जी की बेसिस पर हम लेते हैं, और एक देखा जाए हम लोग ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ये स्ट्रक्चर बनाने की तरफ बढ़ते हैं। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में हैं। इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर बहुत ज़्यादा कुछ क्वेश्चन बनने के चांस भी नहीं बनते, लेकिन चूँकि सिलेबस में टॉपिक है इसलिए अपने को ध्यान से इसको करना पड़ता है। अब थोड़ा सा यहीं पर हम सिग्मा और पाई बॉन्ड की बात करेंगे और फिर इसके आगे बढ़ना चाहूँगा मैं। यहाँ पर देखो हम लोग टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स की बात थोड़ा सा मैं कर लूँ, बड़ा सिंपल टॉपिक है। सिग्मा बॉन्ड का सिंपल मतलब क्या है कि व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स बाय द ओवरलैप ऑफ देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स along the internuclear axis end to end or linear overlap, the bond formed is called sigma bond। मतलब क्या है कि जब हम बॉन्ड का जो फॉर्मेशन अपना है 2 एटम के बीच में जो हो रहा है, अगर हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल कह सकते इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो रही है या लीनियरली ओवरलैप कर रहे हैं, तो उसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड का नाम देते हैं। मतलब और एक और समझिएगा कि सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, मतलब ये ज़रूर ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब इसमें भी देखो इन्होंने थोड़ा और जोड़ रखा है SS ओवरलैपिंग, जैसा कि हाइड्रोजन में होगा। अब हाइड्रोजन का देखा जाए S ऑर्बिटल, दूसरा हाइड्रोजन का देखो S ऑर्बिटल, ये इसका न्यूक्लियस और ये इसका न्यूक्लियस। अब देखो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बीच में देखो यहाँ पर ओवरलैपिंग हुई है, तो ये ओवरलैपिंग हमारी SS ओवरलैपिंग हम लोग मान के लेते हैं। और सिंगल बॉन्ड सिग्मा हमेशा होगा, ये सिग्मा बॉन्ड है। SP ओवरलैपिंग HF में, HCl में, HBr में, HI में, H2O में, NH3 में, इन सब में S और P के बीच में ओवरलैपिंग होनी है। अभी जैसा कि हम लोगों ने S और HF का स्ट्रक्चर जो मैंने अभी लेकर के आपके सामने देखो यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि ये S ऑर्बिटल है और ये फ्लोरीन का P ऑर्बिटल है, और इसके बीच में देखो ये इसका न्यूक्लियस है और इसका न्यूक्लियस, और बीच में इंटर न्यूक्लियर एक्सिस या लीनियर ओवरलैपिंग हुई है, जिसको भी हम लोग SP ओवरलैपिंग का नाम देते हैं। इसी तरह से देखो PP ओवरलैपिंग की बात मैं करना चाहूँगा। F2Cl2 Br2 I2 सब इससे रिलेटेड है। यहाँ पर जैसे F2 की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन देखा जाए 9 एटॉमिक नंबर, 1H2 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 2H2 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, और 2p5 1 2 3 4 5। ये लास्ट वाला जो ऑर्बिटल है ये देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन से दिख रहा है। तो अगर हम फ्लोरीन की बात करें, मान लो कि ये फ्लोरीन का, बाकी ये दोनों ऑर्बिटल ना दिखा, केवल मैं इसको दिखाना चाह रहा हूँ। ये फ्लोरीन का देखो P ऑर्बिटल है और ये दूसरे फ्लोरीन का देखा जाए P ऑर्बिटल है। ये हिस्सा जो यहाँ पर आपके सामने ये दोनों का न्यूक्लियस है, और ये देखो ओवरलैपिंग हुई है, सिग्मा बॉन्ड बना है, जिसको हम लोग PP ओवरलैपिंग का नाम देंगे, क्योंकि दोनों एटम ने अपने P ऑर्बिटल यूज़ किए हैं। तो सिग्मा बॉन्ड देखा जाए SS ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग या PP ओवरलैपिंग से स्पेशली बनेगा। लास्ट में देखो पाई बॉन्ड की बात करना चाहूँगा। एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिए कि सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा, लेकिन सिंगल बॉन्ड के बाद जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो डबल बॉन्ड में से फर्स्ट जो बॉन्ड बनेगा वो तो सिग्मा बनेगा, लेकिन सेकंड वाला बॉन्ड पाई बनेगा। और ट्रिपल बॉन्ड में बीच वाला बॉन्ड सिग्मा रहेगा और ऊपर नीचे वाले जो बॉन्ड बनेंगे पाई बनेंगे। ये जैसा कि फर्स्ट सेकंड यानी सिंगल डबल ट्रिपल के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया तो आपको पहले से ही है। अब इस केस में क्या है, पाई बॉन्ड इज फाउंड बाय लेटरल या साइड वे ओवरलैपिंग ऑफ P ऑर्बिटल, दैट इज बाय ओवरलैपिंग ऑफ P ऑर्बिटल in a direction at right angled to the internuclear axis O2 N2, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब एक एलिमेंट का देखो ये P ऑर्बिटल है, ये दूसरे एलिमेंट का P ऑर्बिटल है, ये दोनों का न्यूक्लियस है। हम एक सिंपल स्ट्रक्चर की बात करना चाह रहा हूँ मैं। अब ये देखो इस तरह से अगर ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब ऐसे लेट ये वाली ओवरलैपिंग,
यहाँ पर ऊपर नीचे ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये पाई बॉन्ड बनेगा। पाई बॉन्ड तभी बन सकता है जब पहले सिग्मा बॉन्ड पहले से ही बना हुआ हो। तो मेरे कहने का सिंपल मतलब क्या है कि अब आप लोग थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, बुक में भी देख लेना कि कभी कभी सिग्मा और पाई बॉन्ड के डिफरेंस पर भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आपको देखने से भी लग रहा है कुछ सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, पाई बॉन्ड वीक होगा, सिग्मा बॉन्ड लीनियर ओवरलैप से बनेगा, पाई बॉन्ड लेटरल ओवरलैप से बनेगा, फर्स्ट सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड आएगा सिग्मा के बाद। तो ये सब सिचुएशन है जो कि आपको पहले से ही पता है और ये आप थोड़ा एक बार ध्यान से आप पढ़ना। अब इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो देखा जाए हाइब्रिडाइजेशन और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट से, यानी उससे रिलेटेड मैं कॉन्सेप्ट स्टडी करूँगा। अब इसको आप अच्छी तरह से यहाँ तक आप कंप्लीट करना और कोई डाउट्स आते हैं तो आप लाइव क्लास में डिस्कस करना। थैंक यू।